कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बच्ची है जो कि ना देख सकती है और सुन सकती है। और अफसोस की बात यह है कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। और पैसों की लालच में एक आदमी उसके बाप की एक्टिंग करता है। ये मूवी इन दोनों बाप बेटी की जर्नी की है दोस्तों। इस ब्यूटीफुल सी मूवी का नाम है माई लवली एंजल। तो आइए देखते हैं इस बाप बेटी की इस खूबसूरत सी जर्नी को कि आखिर इस जर्नी में इनके साथ क्या होता है। और इसी के साथ मूवी स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्ट पे हम जे नाम के एक इवेंट मैनेजर को देखते हैं जिसकी कंपनी में 4 लड़कियां काम करती हैं। क्योंकि फिलहाल इनका कोई ऑफिस तो नहीं होता तो जे की पुरानी गाड़ी ही इनका ऑफिस होता है। इन्हें आज एक इवेंट पे जाना है लेकिन आई सिर्फ 3 ही औरतें हैं, चौथी ना जाने कहाँ रह गई है। ये सोचकर जे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इन पे भड़क जाता है। जे इन पर गुस्सा करता है और इन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देता है। बहुत देर बाद जाकर उस चौथी औरत की कॉल आती है और जय उससे गुस्से से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ रह गई हो। लेकिन दूसरी तरफ कॉल पे उसे हॉस्पिटल आने का कहा जाता है जहां वह औरत मरी हुई मिलती है। डॉक्टर बताती है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि चलते चलते फिसलकर गिर गई और इसके सर पर चोट लग गई जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। और ये कहकर डॉक्टर उस लड़की का फोन जय को देती है और कहती है कि इसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दे। लेकिन ये क्या, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो जय के अलावा किसी का नंबर होता ही नहीं और ना ही उसका कोई रिश्तेदार था। जय को अब मज़ीद टेंशन होती है कि आखिर ये क्या मुसीबत है। इसलिए नहीं कि वो मर गई, इसलिए कि उससे जय ने एडवांस पैसे दिए थे और अब उसे ये पैसे वापस कौन लौटाएगा। फिर जय उस औरत के घर पर जाता है कि वहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे मैं ले लूँगा। लेकिन उस औरत के घर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वहाँ पर उसे एक बच्ची नज़र आती है। जय तो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो लड़की चुपचाप आकर टेबल पर पड़े बंस में से एक बन खाने लगती है और जय उसे चुप कर देख रहा होता है। जय वहाँ मौजूद तस्वीर देखकर समझ जाता है कि ये उसकी बेटी है। तभी वो प्यार से उस बच्ची से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हारी माँ और पैसे और गहने कहाँ रखती थी। पर ये क्या, वो तो जय को इग्नोर करके सिर्फ अपना बन खाने में ही बिजी होती है। जय उससे हाथ वगैरह हिलाकर बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो गुस्से में आकर उसे डांटने लगता है कि तुम इतनी सी हो और मुझे इग्नोर कर रही हो। जय तंग आकर बाहर निकल जाता है और उस औरत के फ़ोन में मौजूद वाहिद नंबर पर कॉल मिलाता है और ये फ़ोन नंबर उसके हस्बैंड का था। वो उसके हस्बैंड को कॉल करता है तो वो तो आगे से बहुत अकड़ कर कहता है कि हमारा तो कब का डाइवोर्स हो चुका है और अब आइंदा उसके बारे में कभी मुझे कॉल मत करना। जय चिढ़कर स्मोक करने लगता है और उस स्मोक की स्मेल की वजह से वो बच्ची आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आने लगती है और जय को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करती है। तभी वो बच्ची जय के पास आकर उसके गले लग जाती है और उसके चेहरे पर हाथ लगाकर उसे फील करने लगती है। लेकिन वो बच्ची फिर जोर से रोने लगती है और तभी दरवाजे पर कोई आता है और जय उस बच्ची को खामोश करवाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चुटकी नामी वो बच्ची जय के हाथ पर जोर से काट देती है और फिर उस घर की मालकिन अंदर आती है और जय को उस लड़की का हस्बैंड समझकर डांटने लगती है कि तुम इस छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं कर सकते। आखिर तुमने इसकी माँ को डाइवोर्स क्यों दिया। खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस बच्ची की माँ आखिर कब आएगी। उसने अभी तक इस घर का रेंट नहीं दिया मुझे। घर का अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, उसके बाद अब अगर इस घर में रहना है तो रेंट देना पड़ेगा। जय भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ वो मेरी बीवी थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जय उससे पूछता है वैसे लीज अमाउंट कितना दिया मेरी वाइफ ने। वो कहती है $70,000। तभी जय के मन में खुशी से लड्डू फूटने लगते हैं और वो कहता है कि हाँ अब मुझे भी इस घर में नहीं रहना है तो आप जल्द से जल्द $70,000 का इंतज़ाम कीजिए ताकि मैं आपका घर छोड़ सकूँ। फिर उसके जाने के बाद जय वो लीज कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट फ़ौरन से निकाल लेता है। फिर वो अपने घर जाता है लेकिन उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने कितने ही महीनों से रेंट नहीं दिया था। जय वापस उस मरी हुई औरत के घर जाता है और जब तक पैसे नहीं मिल जाते वो उस लड़की का बाप बन के रहने का फैसला करता है। लेकिन चुटकी जो समझने की कोशिश कर रही थी कि घर में कौन आया है, वो जैसे ही उसके शूज़ को टच करती है समझ जाती है कि ये शूज़ उसकी माँ के नहीं हैं और घर में कोई और घुस आया है। जय अब जान चुका था कि वो देख नहीं सकती, इसीलिए चुटकी के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जय उसे कहता है कि चलो आओ पापा के पास आ जाओ। तभी वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ देख ही नहीं बल्कि सुन भी नहीं सकती। जय को $70,000 भी चाहिए और उस बच्ची की जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहता। अब जय अपनी टीम की लड़कियों से पूछता है कि छोटे बच्चों को खुश कैसे रखा जाता है। एक लड़की कहती है कि उनका फेवरेट खाना और टॉयज़ उनको दे दो और बस इस तरह छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं और इसके साथ साथ क्लोज भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप तो सिंगल हैं तो आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। वो कहता है बस जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहा था।
अब जय चुटकी के लिए नूडल्स तैयार करता है और उसके आगे रखता है। चुटकी नूडल्स की खुशबू महसूस करते आगे आने लगती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो नूडल्स को खाने के बजाय वापस रखकर अपना बन लेकर आती है और एक जगह बैठकर दोबारा से अपना बन खाने लगती है। अब जय को कि जब बन नहीं होगा तभी ये कुछ और खाएगी, ये सोचकर वो सारे बंस को फेंक देता है। चुटकी दरवाजे के पास जाकर शूज ढूंढती है, लेकिन ना वहाँ जय के शूज होते हैं और ना ही उसकी माँ के। चुटकी खुश हो जाती है कि अब घर पर कोई नहीं है और अब वो वापस टेबल की तरफ जाकर बंस तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन बंस को ना पाकर वो चिल्लाने लगती है। जय उसे नूडल्स देता है लेकिन वो गिरा देती है और जय उसे डांटता है कि इतने कॉस्टली नूडल्स तुमने क्यों गिरा दिए हैं। ये सुनकर चुटकी रोने लगती है। पैदा होते ही उसने बंस के अलावा लगता है कुछ और खाया ही नहीं था, तभी वो बंस के अलावा कुछ नहीं खाती। अब जय अपने पैसों से उसके लिए काफ़ी सारे बंस खरीद कर लाता है और खुद जाकर वो नूडल्स खाने लगता है। लेकिन ये क्या, चुटकी तो उसकी तरफ आती है और उसके नूडल्स खाने लगती है। जय तो फिर से तंग आ जाता है कि मैंने अपने पैसों से बंस खरीदे, लेकिन अब इस चुटकी को तो नूडल्स भी चाहिए हैं। आखिर इस छोटी सी शैतान बच्ची का मैं करूं क्या। फिर चुटकी सारे नूडल्स खत्म कर कर अब वॉशरूम हाथ धोने के लिए जाती है। अब चुटकी साबुन की झाग बनाकर खेलने लगती है। वो फर्श पर लेट जाती है और इस तरह पूरा वॉशरूम गंदा कर देती है। जय फिर से परेशान होता है कि यार आखिर मैं इस छोटी सी बच्ची का करूँ तो करूँ क्या। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे रखा हुआ था। और सिर्फ वॉशरूम ही नहीं बल्कि अब जय को पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा घर ही बिखेर कर रखा होता है। तभी वो देखता है कि हाउस ओनर और सोसाइटी की कुछ लेडीज़ मिलकर लोगों के घरों में सफाई करने में हेल्प करती है। वो उन्हें कॉल करता है और कहता है कि मुझे अपने घर की सफाई करवानी है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, लेकिन मैं इस वक्त घर में मौजूद नहीं हूँ। वो औरतें मान जाती है और जय फ़ौरन घर से बाहर आता है, लेकिन वो अपना फ़ोन तो घर पर ही भूल आया था। अगर जय घर गया तो हाउस ओनर तो उससे पूछेगी कि जब तुम बाहर थे तो तुम्हारा फ़ोन घर पर कैसे है। फिर भी जय घर वापस जाता है और हाउस ओनर उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। जय झूठ बोलता है कि अरे मैं तो आपकी मदद करने के लिए वापस आया हूँ, और फिर वो सब मिलकर उस घर की सफाई करते हैं। हाउस होल्ड जय से कहती है कि जाकर अपनी बच्ची को नहलाओ। जय पूछता है कि मैं कैसे, तो हाउस होल्ड चिढ़ के कहती है तुम्हारी बच्ची है तो तुम ही उसे नहलाओगे ना। जय अब जरा नर्वस हो जाता है, क्योंकि पहले दिन तो उस बच्ची ने जय के हाथ पे काट दिया था, अब नहलाने लेके जाएगा तो पता नहीं क्या हाल करेगी। अब जय मैरी की माँ का ड्रेस उठाता है और मैरी के पास लेकर जाता है कि वो अपने माँ के ड्रेस की खुशबू से पहचान सके। मैरी को अपनी माँ की ड्रेस बहुत पसंद होती है और इस तरह वो आराम से बाहर निकल आती है और जय उसे नहलाने के लिए वॉशरूम में लेकर जाता है। वो मैरी को नहलाने लगता है कि वो चीखने लग जाती है। तब हाउस होल्ड उसे कहती है कि पैदा कर कर छोड़ोगे तो फिर यही हाल होगा ना। हाउस होल्ड मैरी को नहलाने लगती है और कहती है कि तुम कहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हो, यहाँ बैठो और देखो कि मैं किस तरह से नहलाती हूँ। जय भी बैठकर सीख लेता है। फिर हाउस होल्ड और उसके मेंबर्स के जाने के बाद जय और मैरी आराम से सो रहे होते हैं। दरअसल इस बच्ची का नाम मैरी होता है, जो आज हाउस होल्ड लेती है। अब बिजली के कड़कने की वजह से मैरी उठ जाती है। वैसे तो मैरी सुन नहीं सकती, लेकिन बादल गरजने की वजह से जो वाइब्रेशन होता है वो सुनकर वो उठती है और रोने लगती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगले दिन जय उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। दरअसल तो उस बच्ची से बहुत चिढ़ है, लेकिन उसे वो $70,000 भी तो चाहिए ना। यही जय का प्लान है, लेकिन मैरी मासूम बच्ची धीरे धीरे जय के बहुत करीब आने लगी है। पहले तो मैरी बात बात पर जय को काट देती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ रहकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी है। वो अब जय को बहुत पसंद करने लगी है और उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी है। अब यहाँ जय मैरी की माँ का ड्रेस धोना चाहता है, क्योंकि उसमें से स्मेल आने लगी थी, लेकिन मैरी वो ड्रेस नहीं देती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपनी माँ की खुशबू को खो दे। अब मैरी गुस्से में उसके हाथ पे काट देती है और जय दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन मैरी मासूम करे भी तो क्या करे, ना तो वो जय को देख सकती है और ना ही उसे सुन सकती है। उसके पास तो सिर्फ सेंस ऑफ टच और स्मेल ही है, जिसके ज़रिए वो अपने आसपास की चीज़ों को पहचानती है। जय फैसला करता है कि सबसे पहले तो उसे मैरी के साथ कम्युनिकेट करना होगा, वरना यहाँ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मैरी को एक क्लास में लेकर जाता है, लेकिन मैरी बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आता, उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ चल क्या रहा है। जब वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने लगती है तो जय उसे उठाकर बाहर चला जाता है। दोनों रोड क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं और यहाँ जय ने मैरी का हाथ नहीं पकड़ा होता, बल्कि मैरी ने जय का कोट कस कर पकड़ा होता है। मैरी बेचारी तो कुछ नहीं जानती कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वो तो सिर्फ जय के भरोसे पर वहाँ उसके पास खड़ी रहती है। ये देखकर तो जय को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो इस मासूम को यहाँ छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा था। अब जय सोचता है कि बिना किसी की मदद के तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये बेचारी मासूम बच्ची अकेले कैसे जिएगी। ये सब सोचकर जय को थोड़ी सी फीलिंग्स आने लगती है और वो मैरी के हाथ से अपना कोट छुड़ाकर उसे अपनी उंगली पकड़ने के लिए देता है।
अब जय मैरी के लिए बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स के ब्लॉक्स लेकर आता है और उससे उन अल्फ़ाबेट्स को सिखाने की कोशिश करने लगता है। वो चाहता है कि वो उन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू पापा लव्स को सीख जाए। वो उसे सिखाता है और उसे कहता है कि अब इस शेप के लेटर्स को निकालो, उस शेप के लेटर्स को निकालो। मैरी भी बहुत जल्द सीख जाती है और पापा लव्स को फॉर्म कर लेती है और ये देखकर तो जय की खुशी का कोई नहीं रहता। अब जब भी वो सही जवाब देती है तो जय उसे बन देता है, जिसे वो बहुत ही क्यूट तरीके से खाना स्टार्ट करती है। इसी दौरान कोर्ट ऑर्डर की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं और मैरी की माँ के घर की सारी चीज़ों को जब्त करने लगते हैं, क्योंकि उसने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था। अब जय के बताने पर कि वो उसका हस्बैंड है, वो उसके लैपटॉप को भी जब्त कर लेते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उधार को उतारने के लिए घर की लीज अमाउंट भी जय को बैंक के हवाले ही करनी होगी। जय के सर पे तो जैसे पहाड़ ही टूट जाता है, क्योंकि उस लीज अमाउंट के लिए तो वो इतने दिनों से मैरी का ध्यान रख रहा था और उसका बाप बनने का रोल प्ले कर रहा था। और अब जय की टीम की लड़कियों को जय का फ्रेंड अपने ऑफिस में काम दे देता है, जिसकी वजह से उसका छोटा मोटा काम भी अब खत्म होने लगा था। अब जय का फ्रेंड उसे ताने देने लगता है कि तुम तो अपने घर का रेंट तक नहीं दे पाए, तो तुम कहाँ से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को चलाने के काबिल हो गए। इसी वजह से तो मैंने उन लड़कियों को जॉब दे दी और अच्छा ही किया। जय बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करता है। जय घर पहुंचता है और मैरी ठीक दरवाजे के सामने बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। वो बहुत खुश होती है कि जय आज उसे कुछ नया सिखाएगा, लेकिन जय बिना कोई आवाज़ किए कमरे में जाकर सो जाता है और मैरी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो मासूम वहीं बैठी रह जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि जय अपने फ्रेंड को देखता है जो कि नशे में होता है और जय गुस्से में उसे बहुत सारा पीट कर वापस घर आ जाता है। मैरी सो रही थी और जय का पर्स तो अब लगभग खाली ही हो चुका था। अब वो मैरी की माँ का मोबाइल देखता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसने एक आंटी को $30,000 उधार दिए थे और अब जय बहुत खुश हो जाता है। अब जय उस आंटी को ढूंढने में लग जाता है और जय फ़ौरन से जाकर उसके कुछ पोस्टर्स निकालता है, ताकि जो भी उस आंटी को देखे वो फ़ौरन से जय को इन्फॉर्म कर सके। जय मैरी को भी अपने साथ लेकर जाता है, जो पहली बार तेज़ हवा को महसूस करते हुए गाड़ी में बैठकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन ये क्या, जब जय नोटिस बांटकर आता है तो देखता है कि मैरी कार में नहीं होती। दरअसल वहाँ पर कुछ किसान बैठे होते हैं जिनके कुत्ते के साथ वो खेल रही थी। जय वहाँ जाता है तो फिर किसान उसे भी खाना देते हैं। तब जय पूछता है कि आपके पास कोई नौकरी होगी। किसान कहते हैं, अरे काम, यहाँ काम की कमी थोड़ी ना है। ये कहकर वो जय को खेत में बहुत सारा काम दे देते हैं। साथ ही वो जय और मैरी को एक कमरा और खाने के लिए उबले हुए आलू भी देते हैं। अब दिन भर मेहनत करने के बाद वो थक हार कर सोने ही वाला होता है कि उसे एक कॉल आती है। एक्चुअली उस आंटी के बारे में उसे किसी ने कॉल किया होता है। वो कॉल पर होता है और मैरी आलू खा रही होती है। अब मैरी अपने मुंह से आलू निकालकर जय को खिलाने की कोशिश करती है। जय उसे डांटता है कि छी, मैं नहीं खा रहा, और ये कहकर वो फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन मैरी बेचारी तो अभी तक यही सोच रही होती है कि वो यही है और उससे आलू खिलाने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन आंटी की तलाश में दोनों निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में एक तरबूज के खेत होते हैं और जय हर तरबूज को काट कर टेस्ट करता है और सबसे मीठा तरबूज मैरी के लिए लेकर गाड़ी में आ जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिनमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। एक जगह बैठकर वो मैरी को सिखाता है कि तरबूज खाकर बीज को थूक दो, लेकिन ये क्या, मैरी तो तरबूज खाकर बीज उसके मुंह पर ही थूक देती है। वो तो बच्ची थी, लेकिन ये जय भी कम नहीं है, वो भी फल के बीज को उसके मुंह पर ही फेंक देता है। फिर वो मैरी के हाथ को पकड़कर तरबूज को टच करवाता है और उसके हाथ पर तरबूज लफ्ज लिखता है। मैरी उसकी बात समझ जाती है और जय के हाथ पे वापस से वही लफ्ज लिखती है। जय कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, फौरन से सीख जाती हो। ये कहकर जय पहली बार उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है, जिस पर मैरी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। दरअसल ये औरत उस तरबूज फार्म की ऑनर होती है। जय कहता है, माफ़ कर दीजिए, बच्ची तरबूज मांग रही थी तो एक तरबूज चुरा लिया मैंने। तभी वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखा के कहती है कि एक होता तो फिर भी माफ़ कर देती, लेकिन तुमने तो सारे तरबूजों में ही सुराख कर दिए हैं। उसकी भरपाई करो और चुपचाप अब एक दिन मेरे फार्म में काम करो। जय मान जाता है और उनके फार्म में काम करने लगता है। काम के बाद जय और मैरी गाड़ी में आराम कर रहे होते हैं। तभी बारिश होने लगती है। मैरी बारिश में भीगना चाहती है, लेकिन जय उसे मना कर देता है और मैरी उदास हो जाती है। फिर वो उसकी उदासी को देखकर उसे बाहर ले आता है, लेकिन रेनकोट पहनाकर। मैरी बहुत इंजॉय करती है, वहाँ से कुछ चिकनी मिट्टी उठा लेती है और फिर उस चिकनी मिट्टी से छोटे छोटे टॉयज बनाने लगती है। जय ये देखकर खुश होता है और खुश होकर उसको बहुत अप्रिशिएट करता है कि वाओ, वो तो मिट्टी से बहुत अच्छे टॉयज बना लेती है। मैरी ये सब महसूस कर कर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है ये कोई बहुत अपना है। तब फार्म की ओनर उन दोनों को अपने घर डिनर करने के लिए बुलाती है। वहाँ पर भी मैरी अपने मुंह से मसला हुआ आलू जय को खिलाने की कोशिश करती है। जय कहता है कि ये क्या कर रही हो, ये गंदी बात है। सब देखकर उस फार्म ओनर का बाप कहता है कि मुझे लगता है ये बच्ची तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है।
जय पूछता है, अच्छा लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं। अब वो जय को बताता है कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए उसको एक मसला हुआ आलू खिलाती है, लेकिन बच्चे के लिए ये चीज़ झूठी नहीं होती। इसी तरह ये बच्ची भी तुम्हें खिलाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है ये बच्ची भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बल्कि सच बताऊँ तो ये बच्ची तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती है और ये बच्ची तुमसे बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुकी है। अब जय की समझ में नहीं आता कि आखिर मैरी उससे इतना ज़्यादा अटैच कैसे हो गई है, हालांकि वो मैरी का बाप तो है ही नहीं। रात को जब मैरी सो रही होती है तो वो इसी सोच में होता है। अगले दिन जय को पता लगता है कि वो आंटी जिसने मैरी की माँ से पैसे लिए थे वो उसकी रिश्तेदार नहीं थी, उसने तो सिर्फ पैसे लेने के लिए उसकी माँ से झूठ बोला था और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लो, अब ये प्लान भी गया काम से और ये सोचकर जय बहुत परेशान हो जाता है। तब वो देखता है कि फार्म ओनर का बाप मटके में कुछ देख रहा था, लेकिन जय को देखते ही वो भूल जाता है कि वो क्या देख रहा था। असल में बुढ़ापे की वजह से अक्सर उनकी याददाश्त चली जाती है। उनके जाने के बाद जय उसको चेक करने लगता है कि ओनर आ जाती है। जय उससे पूछता है कि अगर आपके फार्म में मैं काम करूं तो कितनी मजदूरी देंगी आप। वो कहती है $80 प्लस रहने की जगह और 3 वक्त का खाना। बस फिर तो जय कहता है, मैं आपके फार्म में परमानेंटली काम करने को तैयार हूँ। कुछ बच्चे उनके लिए बॉक्स में छोटे से चूजे लाकर देते हैं। मैरी उन्हें टच करके फील करने लगती है। अब जय उसके हाथ पर लिखकर बताता है कि ये चूजे हैं। ऑनर को जय और मैरी बहुत पसंद आते हैं और वो अब उनकी हर एक बात रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर अपलोड करने लगती है। अब जय मैरी को हर चीज़ सिखाने लगता है। वो फसल को टच करती है, फल और फूलों को टच करती है और हर चीज़ को सीखने लग जाती है। एक दिन जय और फार्म ओनर किसी रेस्टोरेंट पर होते हैं। फ़ोन पर ओनर किसी खोई हुई चीज़ के बारे में बात कर रही होती है और जय तो ऐसे बैठा होता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर वो मैरी के लिए एक टी-शर्ट लाता है जिस पर तरबूज बना होता है और उसे टच कर मैरी बहुत खुश हो रही होती है। अब इनकी खुशी पर पानी फेरने जय का वो फ्रेंड आ जाता है जिसने उसका इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस बंद करवाया था। वो अब जय से उस मार का बदला लेता है जो जय ने उसे मारी थी और कहता है कि तुम यहाँ यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हो और अब इसी तुम्हारी यूट्यूब की वीडियो से तुम्हारी लोकेशन का मुझे पता चला है। और जाते जाते जय को कहता है कि आइंदा अपनी औकात भूले तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझे। जय अब बहुत टेंशन में होता है और बहुत दुखी भी होता है। वो सोचता है कि अगर वो मुझे मार भी डालता तो इस दुनिया में मेरा तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। यही नहीं, वो तो जय की गाड़ी लेकर भी चले जाते हैं। अब जय के पास ना गाड़ी है और ना ही पैसे हैं। जय वापस आता है और उस मटके के अंदर देखता है जहां उस दिन उस ऑनर का बाप दे रहा था और उस मटके के अंदर होते हैं ढेर सारे पैसे। दरअसल उस दिन ऑनर इन्हीं खोए हुए पैसों के बारे में बात कर रही थी। इतने में ऑनर परेशान सी वहां आती है और कहती है कि मैरी और मेरा बाप दोनों गायब हैं। वो दोनों उन दोनों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आखिर में दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं, लगता है सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। ऑनर अपने बाप को देखकर रोने लगती है। उस रात जय भी रोने लगता है क्योंकि अब उससे मैरी की बहुत फिक्र होती है। बिना पैसों के वो मैरी का ख्याल कैसे रखेगा, ये थॉट्स उसके जहन में अब चलने लगती हैं। अब मैरी जब उसके मुंह पे हाथ फेरती है तो समझ जाती है कि जय के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैरी को जय की फिक्र होती है, ये देख के जय रोने लगता है और फिर अपने आंसू साफ करता है और मैरी के हाथ पे आंसू लफ्ज लिखता है। अब मैरी समझ जाती है कि जब कोई दुखी होता है तो उसकी आंखों से पानी आता है और उसे आंसू कहते हैं और वो दुखी हो जाती है। अगले दिन जब ऑनर उनके कमरे में आती है तो वो दोनों वहाँ नहीं होते और जय ने एक लेटर लिखा होता है कि आप जो ढूंढ रही है वो बाहर मटके में है। दरअसल दोस्तों, जय ने उन पैसों को नहीं लिया था, बल्कि वो तो मैरी को उसके असल बाप के पास पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये क्या, मैरी का बाप तो उसे रखना ही नहीं चाहता और वो उसे एक टेडी बेयर और कुछ तोहफे देकर वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। जय अब बिल्कुल उदास होकर वापस ट्रेन में मैरी को लेकर लौट रहा होता है। मैरी को ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। मैरी को एक ऑर्फन एज में छोड़ने का फैसला करता है, उसे भर्ती भी करवा देता है, लेकिन मैरी तो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं और वो बेचारी चुपचाप वहाँ चेयर पर बैठी होती है। जय भी जानता है कि वो अब आखिरी बार मैरी को देख रहा है क्योंकि अब वो मैरी से कभी नहीं मिल पाएगा। फिर वो मैरी को उसकी फेवरेट डॉल और उसका फेवरेट बन भी दे देता है। मैरी बहुत खुश होती है और उसे खाने लगती है और जय वहाँ से निकल जाता है और बेचारी मैरी ये सोच रही होती है कि अभी भी जय उसी के पास बैठा हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो हाथ से टच करती है तो जय वहाँ नहीं होता। शायद वो थोड़ी दूर होगा, ये सोचकर मैरी वहाँ दीवार पर हाथ रखते हुए उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ग्लास होता है। मैरी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और ग्लास पर हाथ मारने लगती है। वो चाहे जय के साथ कुछ दिन रही थी, लेकिन इन कुछ दिनों में उसे जय के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। वो जय से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और उसे अपनी दुनिया मानने लगी थी और अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन उसे खोकर सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जय भी मैरी को खोकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसीलिए वो मैरी को छोड़कर गया नहीं था, बल्कि वो ग्लास के उस तरफ खड़े होकर अभी भी मैरी को रोते हुए देख ही रहा था। हालांकि जब मैरी उसके साथ थी तो हमेशा हंसती रहती थी,
बहुत खुश रहती थी और चहकती ही रहती थी। और फिर जैसे बर्दाश्त नहीं होता, वो सोचता है कि वो इतना पत्थर दिल हो गया है कि एक मासूम को यहाँ रोता हुआ छोड़कर जाने लगा है, और वो फ़ौरन वापस मैरी के पास आ जाता है। और जय का टच पाते ही मैरी को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जय है। तब जाकर उसे तसल्ली होती है कि जय उसके पास ही है, लेकिन फिर भी वो जय को गुस्से में मारने लगती है। जय तो उसे छोड़कर चला गया था। वो जय का हाथ लेकर एक लफ्ज़ लिखती है और वो लफ्ज़ होता है आंसू। वो जय को बताना चाहती है कि मैं कितनी दुखी थी, इसीलिए मेरे आंसू आ रहे थे। जय भी बहुत इमोशनल हो जाता है और तभी मैरी अपने सर को टच करके जय से पूछती है कि मेरा नाम क्या है। वो इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि ये सब तो उसको जय ने ही सिखाया है। फिर जय उसके हाथ पर उसका नाम मैरी लिखता है और वो वापस जय के हाथ पे अपना नाम लिखती है, और जय उसे कहता है कि बेटा तुम तो वाकई में ही बहुत स्मार्ट हो। जय उसे अप्रिशिएट करता है। अब मैरी जय को टच करती है और उसे पूछती है कि आप कौन हैं, और अब इस सवाल पर जय रो पड़ता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। फिर वो मैरी के हाथ पर कुछ लिखता है, और जैसा कि मैरी हमेशा करती थी, वो उसके हाथ पर वो लफ्ज़ वापस लिखती है। और वो लफ्ज़ जो जय ने मैरी के हाथ पर लिखा था वो कोई और लफ्ज़ नहीं बल्कि वो लफ्ज़ होता है पापा। अब जय खुद को मैरी का पापा मानता है और मैरी को अपनी बेटी मानता है, और उससे ये वादा करता है कि अब मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा बेटा। जय मैरी को गले लगा लेता है और मैरी अब बहुत खुश होती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर सच में आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम इसी तरह की एक नई स्टोरी के साथ अगली स्टोरी में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे साथ फिल्म पॉट चैनल को देखते रहिएगा, आपको इसी तरह की न्यू मूवीज मिलती रहेंगी।